हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वी और आप देख रहे हैं टीबीएल। आज मैं ले आया हूं आपके लिए फिर से एक सैंपल पेपर ज्योग्राफी का। रिवीजन थर्ड है हमारा। ये मैंने आपको पहले ही कहा था लेके आऊंगा और मैं लेके आ गया हूं। जिससे इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो भाई शुरू करते हैं हम अपना सैंपल पेपर, ये रिवीजन पेपर थर्ड। तो भाई सामान्य निर्देश भाई नहीं पढ़ूंगा, पहले ही पढ़ चुका हूं। आप जो है आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। हमारे पहला और दूसरा सैंपल पेपर जो हमने सॉल्व करा है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने जो दो ज्योग्राफी के सॉल्व किए हैं। ठीक है भाई, सीधे मैं प्रश्न उत्तरों पे आऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भाई पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो भाई इसमें है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूतापीय ऊर्जा। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म कहलाते हैं। ये पारंपरिक स्रोत जो है ना कि अपारंपरिक। ये भूतापीय जो है हमारा ये अपारंपरिक या फिर गैर पारंपरिक स्रोत में आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, चलते हैं। कह रहा है मानव भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई। कह रहा है भाई क्या है परिभाषा। ये कह रहा है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो भाई ये हमें रेडजेल ने बताया था। किसने बताया था भाई? रेडजेल ने। अब आता है थर्ड। क्या कह रहा है भाई? थर्ड कह रहा है भारत ने जनसंख्या को उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार निम्न से किन वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें आता है भाई मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। यानी जो आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है हमने जनसंख्या को किन वर्गों में बांटा है? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है भाई, अब आते हैं भाई फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो भाई है आकार में वृद्धि, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, आकार में एक स्थिरता, गुणवत्ता में एक साधारण परिवर्तन। तो भाई इसका सही आंसर है बी, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव। तभी जब सकारात्मक बदलाव होंगे तभी हमारा विकास होगा। नेक्स्ट आ रहा है, कह रहा है प्रत्येक पशुचारण समुदाय परंपरागत रूप से अपने अपने निश्चित क्षेत्र में होते हैं। उल्लेखित व्याख्या निम्न में से किस गतिविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये है भाई चलवासी पशुचारण की। किसकी है भाई? चलवासी पशुचारण की। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो भाई इसमें कह रहा है डैश में जल की कमी तथा डैश में सुरक्षात्मक कारणों से गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। तो भाई जब आपने गुच्छित बस्तियां पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जल की कमी से कहां पर गुच्छित बस्तियां बनी है। ये है राजस्थान में। कहां है मेरे भाई? राजस्थान। और सुरक्षा की कमी से कहां बनी है गुच्छित बस्तियां? ये बनी है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में और नागालैंड में। कहां है भाई? नागालैंड। चाहे एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। चलिए जी, नेक्स्ट है भाई 7वां। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें और सूची दो के साथ सूची का मिलान करें और दिए गए कोड की मदद से सही विकल्प चुनें। तो भाई इसका सही आंसर जो है वो है सी। कैसे भाई? भाई जल प्रदूषण से क्या होता है? जल प्रदूषण से डायरिया होता है भाई। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। ठीक है, ठोस जो है टाइफाइड और ध्वनि प्रदूषण से जो है ब्लड प्रेशर जैसे हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं भाई। ठीक है, चलिए जी अब आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। कह रहे हैं निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो भाई इसमें आएगा सी, बैंकिंग। बैंकिंग जो है चतुर्थ क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जबकि खनन भाई प्राथमिक का ही है, परिवहन संचार तृतीयक का ही है और नीति निर्माण जो है पंचम में आता है। ये बैंकिंग चतुर्थक में नहीं आता। आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? कह रहा है अफ्रीका में स्थित कटंगा जाम्बिया पठार में पाई जाने वाली जनसंख्या के उच्च घनत्व के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारकों
को संबंधित कीजिए। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है तांबा जो है पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो भाई अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है? यदि किसी देश में युवा आबादी का बड़ा हिस्सा है तो इसका अर्थ होगा कि, इसका सही आंसर है बी, बड़ी कामकाजी आबादी। ठीक है भाई, ये ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट नहीं आएंगे कोई भी। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? तो भाई इस एरिया के लिए जो है इंदिरा गांधी नहर कमान योजना को लाया गया था। तो भाई क्या होता था यहाँ पर उसकी मदद से सिंचाई का प्रसार किया गया था। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आता है 12वां। क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यों में से किसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल संरक्षण में सक्षम बनाना है? अरवारी पानी संसद, हरियाली, नीरू मीरू या नर्मदा बचाओ? तो इसका सही आंसर है हरियाली। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है अफ्रीका, 13वां प्रश्न है ये। कह रहा है अफ्रीका में कौन सी महामारी ने CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और एशिया के कुछ हिस्सों में मृत्यु दर को बढ़ा दिया था और औसत जीवन प्रत्याशा को कम किया है? तो भाई इसका सही आंसर है डी, HIV। ठीक है, हैजा नहीं है, टीबी नहीं है, डेंगू बुखार भी नहीं है। अब आते हैं 14। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करें और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें। क्या है भाई सही उत्तर? चुन लेंगे भाई, पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में मलिन बस्तियों का विकास होता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है भारत के महानगरों में अनियमित प्रवास के कारण भीड़भाड़ बढ़ी है। तो भाई इसके 4 विकल्प है, ABCD। क्या कह रहा है? केवल कथन 1 सही है, हाँ भाई सही है। केवल कथन 2 सही है, हाँ भाई 2 भी सही है। लेकिन ये केवल नहीं, कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन सिर्फ 1 सही, सिर्फ 2 सही नहीं। इस तरीके से अगर हमने टिक लगा दिया तो गलत हो जाएगा। थर्ड पढ़ेंगे। कह रहा है कथन 1 और 2 सही है और कथन 1 का उचित स्पष्टीकरण करता है। तो भाई ये इसका सही आंसर है। डी क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों कथन सही है लेकिन परस्पर संबंधित नहीं, ये गलत। सी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित भी तो हैं। चलिए भाई अब आते हैं 15वें पे। 15वां क्या कह रहा है? कह रहा है आकार के आधार पर वाई आकार की बस्तियां निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर पाई जाती है? चौराहे पर? नहीं भाई, चौराहे पर तो नहीं आती है। ठीक है, कह रहा है जहां तीसरी सड़क पर 2 सड़कें आकर मिलती है। हाँ भाई, तो ये सही, इसका आंसर बी है। कह रहा है उन सड़कों के किनारे जो सही कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है। चलिए जी, जहां पर कई सड़कें आके मिलती है, नहीं वो भी नहीं है, क्योंकि जहां बहुत सारी सड़कें आके मिलती है वहां पे तारे के आकार का प्रतिरूप बनता है। मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप जो है हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब भाई एक पैसेज है 16वां। क्या है भाई? कह रहा है बाह्य स्वतंत्र अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब बाह्य स्वतंत्र में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपतरण कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपतरण बाह्य स्वतंत्र का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों का बाह्य स्वतंत्र किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोप और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में अच्छी अंग्रेजी भाषा कौशल वाले IT कुशल कर्मचारी विकसित देशों की तुलना में कम मजदूरी पर उपलब्ध है। अतः हैदराबाद या मनीला में स्थापित एक कंपनी अमेरिका या जापान जैसे देशों के लिए GIS तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं पर काम करती है। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से चाहे वह भारत, चीन और यहां तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो। ऊपरी
लागत बहुत कम होती है, जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। भाई अब इसके आधारित पे 4 प्रश्न है। पहला, बायोशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, सक्रिय व्यक्ति को काम स्थानांतरित करना, बेहतर अवसरों की खोज, दक्षता में सुधार और लागत को कम करना, या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर है सी, दक्षता में सुधार और लागत को कम करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जब बाह्यशोधन में समुद्र पार स्थानों पर काम स्थानांतरित करना शामिल है तो उसे क्या कहते हैं? अपतरण, समुद्र पार बाह्यशोधन, समुद्र पार स्थानांतरण, समुद्र पार सेवाओं का विनिमय। तो इसका सही आंसर है ए, अपतरण। अभी हमने यहां पर करा था ना, ये देखो, अपतरण। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरा। क्या कह रहा है? कह रहा है एशियाई, पूर्व यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में डेल्टा प्रसंस्करण करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जिम्मेदार है? ए, वहां उपलब्ध बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण कम। बी कह रहा है कम मजदूरी पर अच्छे अंग्रेजी संचार के साथ कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता। सी, उच्च शिक्षित युवा। डी, सूचना के उत्पादन में कम लागत होने के कारण। तो इसका है बी, कम मजदूरी पर अच्छे अंग्रेजी संचार के साथ कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता। अब आते हैं भाई फोर्थ पर। कह रहा है हैदराबाद या मनीला में कंपनी मुख्य रूप से जीआईएस के बारे में किन देशों के लिए काम करती है? तो भाई इसके लिए इसका सही आंसर है सी, जापान और अमेरिका, भी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है भाई, चलिए जी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। भाई नेक्स्ट में जो है एक फिगर दी गई है। क्या दी गई है भाई? फिगर। ठीक है, क्या है ये भरमौर जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है भाई एग्जाम में। ठीक है भाई। अच्छा दोस्त, आपके लिए जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक दे रखा है नीचे, आप उस पर जाकर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमने टेलीग्राम की आईडी नीचे दे रखी है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उस पर कनेक्ट करके आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जो है हम अपने नोट्स डिलीवर कराते हैं, देख सकते हैं आप ये नोट्स। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे डिटेल्स हो, मैप हो, कुछ भी हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो। ठीक है, 1 नंबर वाले हो, 2 नंबर वाले हो, सारी चीजें हम जो है उपलब्ध यहां पर करवाते हैं। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं आप, फिगर्स बनाकर भी जो है समझाते हैं। इस तरीके से जो है डिटेलिंग रहती है, तो आपको ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। आप टेलीग्राम पर जाकर हमसे जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आइए फिर से शुरू करते हैं भाई। 17वां क्या कह रहा है ये फिगर? इस फिगर को पहले आप ध्यान से देखेंगे और उसके बेस पे आंसर देंगे। कह रहा है भरमौर क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? देखो दोस्त, अक्षांशीय होता है ये इस तरीके की जो लाइनें होती है ना ग्लोब पर, और एक इस तरीके की लाइनें थी। ठीक है ना, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं। तो ये वाली होती है अक्षांशीय, ये जो मैं डबल कर रहा हूं ये चीज, तो इसका पूछ रहा है। तो भाई ये देखिए यहां पर साफ दे रखा है 32-11 और 32-41, 32 डिग्री 41 मिनट उत्तर और 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर। तो भाई कौन सा है ये हमारा बी सही आंसर है। अब दूसरा कह रहा है भरमौर क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो भाई इसमें मुख्य नदी है रावी, साफ साफ देख सकते हैं आप। ठीक है भाई। अच्छा, अब है कह रहा है तीसरा प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र रावी नदी के अधिक पास स्थित है? तो भाई तुंगदा और होली, तुंगदा और खानी, ये खानी है। ठीक है, एक्चुअली में ये खानी है, ये इसमें शायद पता नहीं इनका मिसप्रिंट रहता है हमेशा, क्या रहता है। ठीक है, तो भाई इसमें आप है खानी और होली और खानी और कुंगती। तो इसका सही आंसर है, तो भाई इसका सही आंसर है खानी और होली। ये होली कुंगती नहीं है भाई, कभी ये मत लगा लेना आप लोग। सी। अब कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा भरमौर क्षेत्र के उत्तर में स्थित है? तो ये है कुंगती। ठीक है, अब आ जाता है 18वां प्रश्न। सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है भाई, यहां से 3 नंबर वाले प्रश्न है आप। ठीक है, देख रहे हैं लगातार 3 नंबर वाले प्रश्न आ गए हैं। 18वां प्रश्न सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। कह रहा है भारत में
सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है? दिए गए कथन को कोई 3 कारण बताकर समझाइए। समझा देंगे भाई, दीजिए भाई हमारे। तो भाई देखिए, सारा हमने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, कुछ नहीं करना, आपने वीडियो देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और ये सारा जो है मटेरियल उतार लेना है। ठीक है भाई। देखिए दोस्त, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, तो मेहनत करना जरूरी है। आई होप आप सभी मेहनत करेंगे और आप सभी के जो है बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे आपके लिए कामना करते हैं। चलिए भाई, 18वां प्रश्न का उत्तर पढ़ूंगा मैं। तो क्या है भाई, कह रहा है भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, इसलिए यहाँ सिंचाई की मांग अधिक है। सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण निम्नलिखित है। तो भाई सिंचाई बढ़ रही है, इसलिए जो है यहाँ आवश्यकता ज्यादा है। पहला पॉइंट क्यों है भाई, कह रहा है वर्षा का असमान वितरण। देश में सारे वर्ष वर्षा का अभाव बना रहता है। अधिकांश वर्षा केवल मानसूनी वर्षा के मौसम में ही होती है, इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं। दूसरा पॉइंट कह रहा है वर्षा की अनिश्चितता। केवल वर्षा का असमान ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा भी अनिश्चित है। इस उतार चढ़ाव की कमी को केवल सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। थर्ड आता है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी है, जिसमें केवल 3 से 4 महीने तक ही वर्षा होती है। अधिकतर समय शुष्क ही रहता है, जबकि कृषि पूरे वर्ष होती है, इसलिए सिंचाई पर भारतीय कृषि अधिक निर्भर है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो भाई अब है 19वां। कह रहा है आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सेवा क्षेत्र का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए, कर रखा है हमने आपके लिए स्पष्ट उत्तर। कह रहा है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला, सेवा क्षेत्र में सामग्रियों की थोक तथा फुटकर बिक्री व परिवहन के साधन शामिल है, जो कि उत्पादन तथा उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, कच्चे माल को कारखानों तक तथा कारखानों से निर्मित उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की वृद्धि। कह रहा है विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में भी सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। इन देशों में अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्रों में लगे हैं, जिनका लेखा जोखा अच्छी तरह नहीं रखा जाता है। सेवा क्षेत्र विकास की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था है। आधुनिक आर्थिक विकास में तृतीय एवं चतुर्थक क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं और द्वितीय क्षेत्र की अवनति होने लगती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, अब पढ़ते हैं 18वां हो गया, 19वां हो गया, 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है भारत में विभिन्न प्रकार की मानव बस्तियों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं भाई। ठीक है भाई, पढ़ देते हैं। कह रहा है भारत में विभिन्न प्रकार के मानव बस्तियां निम्नलिखित कारण हैं। पहला है उच्चावच की प्रकृति। मानव अपने निवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को बाढ़ व जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए चुना। दूसरा, जल की उपलब्धता। कृषि व अपने ग्रामीण बस्ती जल स्रोतों के निकट बसती है। तीसरा, उर्वरक मृदा। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहां की मृदा कृषि के लिए उपयुक्त एवं उपजाऊ है। फोर्थ है जलवायु। मानव अपने हेतु अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये इस तरीके से 4 पॉइंट हमारे हो गए। अब आते हैं प्रश्न 21 पर। क्या कह रहा है प्रश्न 21? कह रहा है 2 प्रश्न है इसमें। कह रहा है अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर मानव का अग्रसर दिए गए कथन से किस कारक की भूमिका परिलक्षित होती है? कोई भी 3 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोस्त, ये हमने पहले वाले वीडियो में कर रखा है, तो इसलिए हम ये दूसरा वाला करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई 3 उदाहरण देकर
का समर्थन करें। ठीक है भाई, कर देते हैं हम समर्थन। ये रहा 21वां। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के संस्कृति विकास के स्तर को का सूचक होती है। मानव विकास के नियमों की मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। डीएनए एवं आनुवांशिकी की रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने की सहायता की। नेक्स्ट आता है, कह रहा है वायु की गति के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। अब आता है प्रश्न 22वां। क्या कह रहा है प्रश्न 22वां? भाई बहुत आसान है। कह रहा है समता तथा सशक्तिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई ये रहा उत्तर, समता ये सशक्तिकरण। कह रहा है समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आयु और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादा तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। अब आ रहा है भाई सशक्तिकरण। कह रहा है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता में से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। ठीक है भाई, 22वां हो गया। अब चलते हैं हम 23वें पर। क्या कह रहा है 23वां? कह रहा है प्रवास का अर्थ समझाइए। उद्गम स्थान से जबरन पलायन के लिए प्रतिकर्षक कारकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये हमने कर रखा है, इसलिए ये नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे। कह रहा है प्रवास से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रवास के किन्हीं 4 आर्थिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो भाई ये लीजिए, कर देते हैं हम विश्लेषण। भाई बहुत मेहनत लगती है ये सब काम करने के लिए, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स को जो है ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जो है इससे लाभ उठा सके। चलिए भाई उत्तर पर आते हैं। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है प्रवास की परिभाषा। प्रवास की परिभाषा पूछी थी ना पहले, तो पहले वही बताएंगे। कह रहा है प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित है। प्रवास स्थायी व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। क्या परिणाम हुए भाई इसके? देख लेते हैं 4 आर्थिक परिणाम। कह रहा है उद्गम क्षेत्र से प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से लाभ प्राप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडिया विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। तीसरा है हरित क्रांति की सफलता के पीछे प्रवासी श्रम शक्ति बहुत बड़ी भूमिका रही है। चौथा है पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने आर्थिक प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। पांचवा, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। इसके अलावा बहुत सारे आर्थिक परिणाम और भी हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर इतने ही लिखेंगे। चलिए जी भाई 23वां भी हो गया। अब आते हैं हम 24वें पे। 24वां क्या है? कह रहा है खनिजों को परिभाषित करें। भारत में भविष्य की ऊर्जा मांगों के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की भूमिका की किन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर गंभीर रूप से जांच करें। भाई बहुत ही खतरनाक प्रश्न दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम इसको भी हवा बना देंगे। ठीक है भाई, चलिए जी ये रहा भाई। पहले खनिज की परिभाषा दे देते हैं। क्या कह रहा है? एक खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होते हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार अजैविक, कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकते हैं। भाई अब आ रहा है आगे का पॉइंट। कह रहा है संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीके के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। एतव सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करती है। अब कह रहा है संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा, पवन तरंग, भूतापीय आदि इसके असमाप्य स्रोत है। कैसे है भाई? असमाप्य स्रोत है भाई। आगे क्या है? कह रहा है कि सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा की अपरंपरागत स्रोत हैं। ये सभी साधन
पर्यावरण अनुकूल है, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल है और भविष्य में इनकी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जैव ऊर्जा ग्रामीण लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव को कम करेगा, यानी जब हम इसको करेंगे तो भविष्य में जो जलाऊ लकड़ी वगैरह है इन पर दबाव कम होगा और भविष्य में इनकी जो है अपार संभावना है, चाहे वो हमारा पवन ऊर्जा हो, चाहे वो हमारा जल से हमें प्राप्त करें, चाहे भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त करें। ठीक है, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में है हमारा ये सौर ऊर्जा है, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, आ जाते हैं अब हम अपने 25वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है 25वां? कह रहा है ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग बहुत कम हैं और कुछ ही जगहें ऐसी है जहां दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं। 5 उदाहरण के साथ इस कथन की जांच करिए। ठीक है भाई, कर देंगे हम। ये रहा, आइए भाई, ये रहा। कह रहा है विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। इस संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% स्थल भाग पर निवास करते हैं और विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र है जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। जबकि हम बात करें दूसरे एरिया की तो यहाँ पर उत्तर व दक्षिणी ध्रुव के निकट उष्ण व शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलभाग कम है। तो ये फैक्टर भाई हमने पॉइंट के हिसाब से बता दिया। अच्छा जी, अब आता है हमारा 26वां प्रश्न। क्या कह रहा है 26वां प्रश्न? कह रहा है निर्वहन कृषि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्वहन कृषि के 2 प्रकार बताइए, इनमें से किसी एक प्रकार की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर देंगे भाई। क्या कह रहा है भाई? ये रहा। कह रहा है निर्वहन कृषि का अर्थ, निर्वहन कृषि इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर होती है। इस तरह की खेती में आदिम औजार यानी पुराने टाइप के जो औजार होते हैं और परिवार या समुदाय के श्रम के इस्तेमाल किया जाता है, यानी परिवार के लोग और जो आसपास के जो मजदूर वगैरह होते हैं उन्हीं के साथ मिलकर, यानी बहुत लो लेवल पर यह किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। ठीक है भाई, 2 प्रकार की होती है, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे हम आदिकालीन निर्वाह कृषि। कह रहा है दक्षिणकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है जहां आदिम जाति के लोग कृषि करते हैं। इस क्षेत्र में वनस्पति को जलाकर साफ करके कृषि कार्य किया जाता है। अब भाई हम पढ़ेंगे अपना लास्ट 5 नंबर का आंसर 27वां। क्या कह रहा है भाई? 27वां कह रहा है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन से हैं? वर्ष 1951 और 1981 की अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में क्यों मानी जाती है? देखो इसमें 5 नंबर के लिए इसने क्या करा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चनों को फिट करके पूछा है भाई। देख रहे हो आप लेवल कितना खतरनाक है, पर डरने की जरूरत नहीं है, सब हमने कर रखा है। ठीक है, ये देखिए भाई 27वां। पहले जनसंख्या वृद्धि बता देंगे। कह रहा है 2 समय अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। 2 घटक इसके जन्म दर, मृत्यु दर। ठीक है भाई, इसके अलावा एक घटक और होता है प्रवास, लेकिन यहाँ पर 2 ही पूछा है इसलिए हम 2 ही बता रहे हैं। कह रहा है वर्ष 1951 व 81 की अवधि भाई कौन सी थी? जनसंख्या विस्फोट की। क्या है भाई? बता देंगे। कह रहा है वर्ष 1951 से 81 की अवधि तीव्र वृद्धि का समय था। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई। इसी कारण या इसी परिणाम स्वरूप इसे में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, इस कारण इसे जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है।
ठीक है भाई, इस तरीके से आप लिखेंगे, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है भाई, अभी मैप बाकी है भाई, आराम से सब्र कीजिए। चलिए जी, अब आ जाता है हमारा मैप पर। मैप दे दो भाई हमारा।